आज की सबसे पहली बड़ी खबर सीरिया से है। उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट और भारत से बांग्लादेश को कैसे जवाब मिला ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन उसके अलावा देश के हर राज्य की हर बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सीरिया से, जहां पर तख्ता पलट के बाद अब राष्ट्रपति भवन में लूट शुरू हो गई है। कोई बैग भर रहा है, कोई ब्रीफकेस, कोई एलसीडी लेकर जा रहा है, तो कोई कुर्सी और सोफा। ये तस्वीरें सीरियन राष्ट्रपति के महल की हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागते ही राष्ट्रपति भवन लुट गया। दमिश्क में कब्जे के बाद विद्रोही असद के महल पहुंचे। हवाई फायर करते हुए बिना किसी प्रतिरोध के विद्रोही असद के महल में दाखिल हुए। विद्रोहियों के पीछे पीछे सीरियाई जनता भी महल में दाखिल हो गई। पहले सेल्फी का खेल चला। किसी ने असद के दफ्तर, किसी ने ड्राइंग रूम, तो किसी ने बेडरूम में बैठकर सेल्फी ली। सेल्फी के बाद शुरू हुआ लूटपाट। जिसके हाथ जो आया वो महल से लेकर भागा। इस शख्स को देखिए, ये असद के महल को लूटने के लिए अपनी मोटरसाइकिल लेकर ही पैलेस के अंदर आ गया। इसके हाथ भी जो सामान लगा उसे लूटकर अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर रफू चक्कर हो गया। पब्लिक ने महल का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। सबने अपने अपने हिसाब से जगह ढूंढी और वहां से सामान बांधना शुरू कर दिया। यहां तक कि लोगों ने असद के किचन का सामान भी नहीं छोड़ा। जिसे फर्नीचर की जरूरत थी उसने फर्नीचर उठाया, जिसे क्रॉकरीज की जरूरत थी उसने क्रॉकरीज पर हाथ साफ किया। ये सीरिया के राष्ट्रपति के पैलेस का एरियल शॉट है। इस आलीशान महल में कभी सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन असद के देश से भागते ही हाई सिक्योरिटी पैलेस हाट बाजार बन गया। असद के महंगे कलेक्शन में सिर्फ इंटीरियर का सामान ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ था। इस तस्वीर को देखिए, ये असद के सीक्रेट रूम की तस्वीरें हैं। असद के सीक्रेट रूम में बंदूकों का कलेक्शन देखिए। यहाँ 1-2 नहीं, 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों बंदूकों का जखीरा है। ये वो बंदूकें हैं जो असद निजी तौर पर इस्तेमाल करते थे। असद के बंदूकों का कलेक्शन आपने देखा, अब उनके कार कलेक्शन को देखिए। तस्वीरें राष्ट्रपति पैलेस के गैराज की है। कारों के इस कलेक्शन में एक से बढ़कर एक महंगी कारें हैं। इन कारों का इस्तेमाल शायद ही असद कभी करते हो, लेकिन महज शौक के लिए असद के पास सैकड़ों लग्जरी कारों का काफिला था। असद के कार कलेक्शन में लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज, फेरारी से लेकर हर एक टॉप मॉडल की महंगी लग्जरी कारें थी। असद के पर्सनल गैराज की ये तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई है। इससे पहले कभी भी किसी ने भी असद के महल के अंदर की चकाचौंध तस्वीरें और असद के महंगे शौक और कलेक्शन को नहीं देखा था। जब विद्रोहियों ने असद के महल में एंट्री ली तो वहां वो राज खुला जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। असद का महल जितना जमीन के ऊपर उतना ही जमीन के नीचे भी। महल के नीचे कई ऐसी सुरंग है जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। असद के महल के गुप्त ठिकाने का पता चल गया है। असद के महल की सीक्रेट तस्वीरें सामने आ गई है। असद का प्रेसिडेंट पैलेस जमीन से जितना ऊपर है उतना ही जमीन के अंदर भी है। असद का महल अब तक बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहेली था, लेकिन अब महल के अंदर दबे एक एक राज, एक एक तस्वीरें बाहर आ रही है। ये वीडियो असद के महल में मिले टनल और बंकर्स की है। असद के महल में जमीन के नीचे कई हजार स्क्वायर फीट में ऐसे टनल और बंकर्स मिले हैं। प्रेसिडेंट पैलेस में असद ने ऐसे कई बंकर्स बनवा रखे थे। इन बंकर्स में हर वो सुविधाएं थी जो किसी 5 स्टार होटल में होती है। असद के प्रेसिडेंट पैलेस में एक गुप्त टनल भी मिला है। इस टनल में पटरियां मिली है जिसके जरिए शायद सीक्रेट एग्जिट तक पहुंचते थे। असद के देश छोड़ने के बाद सिर्फ उनके महल के ही नहीं बल्कि कई और गुप्त ठिकानों के राज भी सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर सीरिया के सबसे कुख्यात जेल की है। इसे असद का स्लॉटर हाउस भी कहा जाता है। पहली बार दुनिया के सामने असद के स्लॉटर हाउस की यानी
दमिश्क के सैदनाया जेल की अंदर की तस्वीरें बाहर आई। दमिश्क पर कब्जा करते ही विद्रोही गुट ने सैदयाना जेल को टेक ओवर कर लिया। ये जेल के अंदर बनी काल कोठरियों की तस्वीरें हैं। जेल में जैसे ही विद्रोही अंदर घुसे, सेल में बंद कैदी रोशनदान से हाथ बाहर निकालकर मदद की गुहार लगाने लगे। असद की कुख्यात जेल से एक एक कर सभी बंदियों को विद्रोहियों ने आजाद कर दिया। सीरिया की सबसे कुख्यात जेल सैदनाया को असद का स्लॉटर हाउस क्यों कहा जाता था, वो इस वीडियो को देखकर समझिए। असद की जेल में फांसी के फंदे और आयरन टेबल मिले हैं। लाल रंग की ये वही रस्सियां हैं जिनसे यहाँ बंद कैदियों को फांसी दी जाती थी। बात सिर्फ फांसी तक खत्म नहीं होती थी, बल्कि फांसी के बाद इसी टेबल पर डेड बॉडी को रखकर उसे प्रेस किया जाता था। असद की इस कुख्यात जेल में 30,000 लोगों को यातना देकर मारा गया। 14 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ फांसी दी गई। हर हफ्ते यहाँ 50 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जाती थी। अभी असद के महल और सिर्फ दमिश्क जेल की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अभी तो असद के कई और सीक्रेट सामने आने बाकी हैं। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन सीरिया में असद के जाने से हर कोई जश्न मना रहा है। जनता सड़कों पर उतर आई है। कोई फायरिंग कर खुशी का इजहार कर रहा है, तो कोई तख्ता पलट पर नाच रहा है। असद परिवार के 50 साल के शासन के अंत को सीरियाई सेलिब्रेट कर रहे हैं। दमिश्क की सड़कों पर पब्लिक की भारी भीड़ उमड़ गई। हर कोई असद की विदाई का जश्न मना रहा है। सीरिया में रिबेलियंस के साथ आम जनता भी नजर आ रही है। विद्रोही गुट भी जश्न मना रहा है और असद की सत्ता से अजीज आ चुकी सीरिया की जनता भी जश्न में शामिल है। दमिश्क की सड़कों पर जिधर नजर दौड़ाएंगे उधर भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। हर कोई आजादी का जश्न मना रहा है। फायरिंग कर खुशी का इजहार किया जा रहा है। तस्वीरें कुर्दों की है। कुर्दों ने भी असद की विदाई का जमकर जश्न मनाया। कुर्दिश झंडे के साथ लोग सड़कों पर उतर आए। रैलियां निकाली गई। खुशी का इजहार करने के लिए गन फायर किए गए। असद की विदाई का जश्न सीरिया से बाहर भी कई मुल्कों में दिख रहा है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, टर्की से लेकर नॉर्वे तक हर जगह सीरिया में हुए तख्तापलट को चीयर किया जा रहा है। यूके में कुछ इस तरह ट्रेडिशनल डांस कर लोगों ने असद के तख्तापलट की खुशियां मनाई। असद के शासन में कई सीरियाई देश छोड़कर चले गए थे। अब जब असद देश छोड़कर भाग गए हैं, तो दूसरे देशों में रह रहे सीरियाई अपने वतन वापस लौटने लगे हैं। तस्वीरें टर्किश सीरियन बॉर्डर की है। यहाँ कारों का लंबा काफिला देखा गया। बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कई सालों से टर्की में असाइलम में थे। अब जैसे ही असद का तख्ता पलट हो गया, धीरे धीरे ये अपने देश लौटने लगे। वहीं सीरिया के गृह युद्ध में अब इजराइल की भी एंट्री हो गई है। इजरायली एयरफोर्स ने दमिश्क में एयर स्ट्राइक की। पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। किस तरह इजरायली सेना घुसी और फिर कैसे एक्शन हुआ, ये देखिए। सीरिया के गृह युद्ध में इजराइल ने भी एंट्री ले ली। फाइटर जेट से बमबारी की। विद्रोहियों के ठिकाने को धुआं धुआं कर दिया। इजरायली एयरफोर्स ने दमिश्क पर भी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। पूरी इमारत आग के लपटों में धू धू कर जली। बिल्डिंग के बाहर खड़ी कार भी जल गई। इजराइल ने सीरिया के आर्मी बेस को भी निशाना बनाया। एक के बाद एक कई बम गिराए। बेस को, आर्म्स डिपो को तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने जमीन से भी सीरिया बॉर्डर क्रॉस किया। गोलान हाइट्स की माउंट हरमन की आर्मी चौकी पर कब्जा जमा लिया। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता छिन गई तो इजराइल को मौका मिल गया। सीरिया इजराइल के बीच बफर जोन गोलान हाइट्स में अब आईडीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां ही दिख रही है। इजरायली पीएम ने हमला कर कब्जे का ऑर्डर दिया। इजरायली आर्मी ने तुरंत वही किया। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity
but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah in Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को टारगेट किया ही साथ ही साउथ वाले हिस्से के दरारा सुवेदा इलाकों में भी कई एयर स्ट्राइक की। दमिश्क के पास मेजे एयरबेस पर अटैक किया। खाल खाला एयरबेस पर हथियार डिपो को निशाना बनाया। ये आर्मी बेस अब सीरिया के बागी लड़ाके इस्तेमाल कर रहे हैं। धमाके की आवाज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमला कितना पावरफुल था। आसमान में आग की लपटें और धुआं ही धुआं दिख रहा है। इजराइल ने सीरिया की केमिकल वेपन्स फैक्ट्री पर भी बम बरसाए और उसे तबाह कर दिया, जिससे विद्रोही लड़ाकों को केमिकल वेपन्स ना मिल सके। 1973 की अक्टूबर वॉर के बाद ये पहला मौका है जब इजराइल ने सीरिया बॉर्डर क्रॉस किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने साउथ सीरिया के दारा शहर में हथियार डिपो पर भारी बमबारी की। हालांकि इजराइल सेना ने साफ कर दिया है, इजराइल का सीरिया के इंटरनल वॉर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इजराइल कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप करेगा, लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली फोर्स को वो तबाह करता रहेगा। सीरिया के बाद बात अब बांग्लादेश की करते हैं, जहां हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूनुस सरकार हिंदुओं को बचाने में नाकाम हो रही है, लेकिन हैरानी इस बात से है कि बांग्लादेश में इन हमलों को रोकने की बजाय वहां भारत के विरोध में ही प्रदर्शन शुरू हो गए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन उन हमलों को रोकने के बजाय वहां भारत विरोध में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें ढाका की हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अलग अलग विंग के मेंबर हैं। बीएनपी ने भारत में बांग्लादेशी झंडे के अपमान का आरोप लगाते हुए ढाका में प्रोटेस्ट मार्च किया। बड़ी संख्या में बीएनपी के कार्यकर्ता ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उच्चायोग के बाहर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। স্মারকলিপি প্রদান তারা গ্রহণ করেছে এবং শুভবুদ্ধির উদয় হবে ভারত সরকারের। আগামী দিনে বাংলাদেশের মানুষের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে তারা বিরত থাকবে। বাংলাদেশের উপরে যে তাদের আগ্রাসী মনোভাব সেটা থেকে তারা দূরে থাকবে এবং বাংলাদেশের মানুষের মনোভাব বুঝতে পেরে বাংলাদেশের মানুষের সাথে থাকবে ভারত সরকার, এটাই মনে করি। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी अब धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो वो बंगाल, बिहार और ओडिशा वापस ले लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ भारत में भी रोष बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के घटनाक्रम ने श्रीनगर का तापमान भी बढ़ा दिया है। श्रीनगर में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। श्रीनगर की सड़कों पर कश्मीरी हिंदू पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन करते दिखे। बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने एलजी को ज्ञापन भी सौंपा। आज कहाँ है ह्यूमन राइट्स कमीशन? आज ह्यूमन कहाँ? आज यूनो कहाँ है? वो क्यों नहीं हस्ताक्षर कर रहे कि वहाँ जो माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है उनको कौन सेव करेगा? हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना नहीं दे रहे, हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ धरना नहीं दे रहे। हम अपनी आवाज जो है राष्ट्रपति तक, आदरणीय प्रधानमंत्री तक, यूनो ऑफिस तक, ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंचा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो नरसंहार माइनॉरिटीज का हो रहा है वो रोका जाए। हम ये कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे जो ये इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, उनका लाइव लॉसेस हो रहा है, तो उस चीज पर हम उनसे यही रिक्वेस्ट भी करते हैं ह्यूमन राइट वालों से, ताकि जो हर मामले वो इंटरवीन करते हैं, हर मामले को उठाते हैं, व्हाई नॉट दे आर इंटरफेयरिंग इन दिस, ताकि इस मामले को सुलझाकर माइनॉरिटीज पे कोई ऐसा असर ना पहुंचे जिसकी वजह से बाकी जगहों पर इसका असर ना आए। हम आज जो बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहा है, जहां पे माइनॉरिटीज को क्रश किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी पिछले 35 साल से इस दर्द को सहा है और हम फील कर रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त जो माइनॉरिटीज हैं वो क्या फील कर रहे होंगे। और अब बात कनाडा की, जहां 20 साल के भारतीय छात्र हर्षदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर गोली मार दी। कनाडा के एडमंटन शहर में शुक्रवार एक अपार्टमेंट में 20 साल के भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
सीसीटीवी में कैद तस्वीर में देख सकते हैं 2 लोग हर्षदीप के साथ मारपीट कर रहे थे। हर्षदीप खुद को इनसे छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक आरोपी हर्षदीप को सीढ़ियों की तरफ धक्का देता है, जबकि दूसरा आरोपी पिस्टल से निशाना लगाकर सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हर्षदीप को गोली मार देता है। गोली लगते ही हर्षदीप वहीं सीढ़ियों के प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मामला सामने आते ही कनाडाई पुलिस ने जांच शुरू की और अगले दिन यानी शनिवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए इवान रेन और जूडिथ सॉल्टो पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया है। हर्षदीप कनाडा में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। पिछले 1 हफ्ते में कनाडा में किसी भारतीय की हत्या की ये दूसरी वारदात है। वारदात का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कनाडा में हो रही इन वारदातों पर चिंता जताई है। साथ ही उन लोगों पर सवाल उठाया है जो सिखों के अधिकार को लेकर झंडा उठाते रहते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर चुप रहते हैं। और अब बात हरियाणा की, जहां से भी मर्डर की एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ऑफिस के अंदर मजाक में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर पर गोली मार दी। ऑफिस जैसे इस कमरे में 5 लोग बैठे थे। सामने की तरफ 3 लोग और इस तरफ 2 लोग। सब आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी पीछे की तरफ बैठे शख्स ने पिस्टल निकाली और अपने बगल बैठे शख्स के सिर पर तान दी। इस शख्स ने न सिर्फ पिस्टल तानी बल्कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से बगल में बैठे शख्स के सिर पर गोली भी मार दी। हत्या की हैरान करने वाली ये तस्वीर हरियाणा के फतेहाबाद में सिंगला धर्मकांटा के ऑफिस के अंदर की है, जहां शनिवार को धर्मकांटा के संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि धर्मकांटा के संचालक का दोस्त है। धर्मकांटा के संचालक का नाम मनोज है और जिस दोस्त ने उसे गोली मारी उसका नाम पलविंदर है। घटना के वक्त मौजूद लोगों का कहना है कि सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। आरोपी पलविंदर ने मजाक में पिस्टल निकाली और उसने मनोज के सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। मुकदमा दर्ज कर दिया हमने 302 आर्म्स एक्ट का, 103 बीएनएस में। इसमें जो आएगा उसको अरेस्ट करेंगे तब पता लगेगा। सीन ऑफ क्राइम टीम बुलवाई थी, वहाँ भी लॉक लगा के हमारे मुलाजिम बिठा दिए। अब पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको सारी को हम कब्जे में लेके फिर वो करेंगे। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। अगर आप सिर्फ वेज खाते हैं तो अगली बार रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के बाद उसे चेक जरूर कर लीजिएगा। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। जब मैंने आपसे वेज ऑर्डर किया था, क्या नाम था सभी, क्या हमने क्या ऑर्डर किया था? वो हमने विलायती वेज करके विलायती वेज ऑर्डर किया, तो आपने हमें नॉन वेज क्यों दिया? ये हंगामा वेज की जगह नॉन वेज खिलाने को लेकर हो रहा है। रेस्टोरेंट के स्टाफ पर आरोप है कि उसने जानबूझकर कस्टमर को वेज की जगह नॉन वेज खाना परोसा और धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। सर आपका ऑर्डर नहीं था, दूसरी टेबल का ऑर्डर। तो क्यों हमें सर्व किया गया ये नॉन वेज? मैंने नॉन वेज क्यों खाया? किसकी गलती है? किसकी? आपने हमें क्यों इंटेंशनली नॉन वेज खिलाया? वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां रोमियो लेन रेस्टोरेंट में एक स्टाफ और शेफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन पर एक परिवार गलत खाना परोसने को लेकर भड़का हुआ है। तो मेरे को नॉन वेज क्यों खिलाया गया? सर वो गलती मेरा धर्म क्यों बस किया क्या? सर वो गलती से किसी से हो गया होगा। गलती जानबूझ के तो कोई जानबूझ के मैंने तो जिंदगी में नॉन वेज खाया नहीं था। मेरठ के इस रेस्टोरेंट में एक परिवार खाना खाने पहुंचा था, जहां परिवार ने विलायती वेज डिश का ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें रोज चिकन परोस दिया गया। इसके बाद जब उन्हें शक हुआ कि ये नॉनवेज है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप लगे कि मुस्लिम वेटर ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब पीड़ित परिवार ने मामले की स्थानीय पुलिस से शिकायत की है। गंगानगर क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट के संदर्भ में एक स्थानीय निवासी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाने पे दिया है कि वो खाना खाने के लिए वहां गए हुए थे और उन्होंने वेजिटेरियन खाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें नॉन वेजिटेरियन खाना सर्व किया गया। वहीं पटना में बेकाबू रफ्तार का कहर दिखा, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाजार में कई लोगों को रौंद दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही ये कार जैसे ही इस इलाके में पहुंची, हाहाकार मचा दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का बोनट टूट गया। कई लोग इसकी चपेट में आ गए।
सड़क किनारे खड़ा ऑटो, आगे चल रहा बाइक सवार, उसके आसपास खड़े चल रहे दूसरे लोग सब इस बेकाबू रफ्तार कार की चपेट में आ गए। कई लोगों को टक्कर मारने के बाद कार रुक गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मदद के लिए आगे आए और हादसे के शिकार लोगों को उठाने लगे। एक शख्स ड्राइवर की तरफ का दरवाजा खोलने लगा, दूसरे लोग भी ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। सीसीटीवी में कैद ये हादसा 5 दिसंबर की रात 8:40 पर पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके के नंदगांव मेन रोड का है, जहां ये बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही कार ने बीच सड़क पर करीब आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की और उसे मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में था।